इस पूरे लूप में अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है वो ईएमएफ इसमें तो नहीं होगा, तो बस एक ही जगह बचा। एक टाइम ऐसा आएगा जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन का फ्लो बंद हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता, हमेशा इलेक्ट्रॉन इधर भागते, तब तो ये तो इतना ज़्यादा आ जाता कि जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं उसमें तो ऐसा कहीं नहीं दिखा, ये तो कांस्टेंट वैल्यू आ गई। तो ये दोनों बैटरी डिस्चार्जिंग है, तो इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, चाहे मैं इसके साथ से लिखूँ चाहे मैं इसके साथ से लिखूँ, सेम आना चाहिए। तो ये आएगा। हेलो बच्चों, तो आज हम लोग सीखने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बट इसके पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि अगर आप सिर्फ जेई मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हो, ये एडवांस का नहीं कर रहे हो, तो फिर इस लेक्चर को मत देखिएगा, क्योंकि इसमें एक डिटेल एनालिसिस है। हालांकि ये जो क्वेश्चन है के अंदर जो आ रहा है वो क्वेश्चन ऑलरेडी आपको क्लास में कराया जाता है, बट वो उस डिटेल पे नहीं जाता है। ठीक है, तो उस लेवल की जो एनालिसिस है उसमें कराई गई है। तो मेंस का प्रिपरेशन करते हैं तो नहीं ज़रूरत है, बट अगर आपको एडवांस का प्रिपरेशन करते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी रैंक 5000 के अंदर आए, तो फिर इस तरह की एनालिसिस आपको देखनी होगी और उसको समझना होगा कि वो कैसे हो रहा है। ठीक है, तो ये क्लास का ही लेक्चर है, क्योंकि इतना टाइम मेरे पास होता नहीं है कि मैं रिकॉर्डिंग कर सकूं। तो एक क्लास का ही लेक्चर है, बट एक अच्छी एनालिसिस है, और ऐसे ही जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको ऐसे से एनालिसिस दिया करूँगा। ठीक है, तो देखिए, लिखो तो एक क्वेश्चन करते हैं। ये इस तरीके से है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का इसमें इस तरीके से दिया हुआ है। अच्छा, एक और बात, इंड्यूस पूछो क्या बोल रहे हो। अच्छा, इंड्यूस जो ईएमएफ है ना, इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ ने निकाला था ई डॉट डी आर के इंटीग्रेशन से, और इलेक्ट्रिक फील्ड सर्कुलर नेचर का बना था। इसका मतलब कि अगर मैं रेडियल डायरेक्शन में मूव करूं, ये सेंटर है, अगर सेंटर से मैं रेडियल डायरेक्शन में मूव करूं, रेडियल डायरेक्शन में मूव करूं, तो ई डॉट डी आर जीरो आएगा। इसका मतलब कि रेडियल डायरेक्शन में कभी भी ईएमएफ डेवलप नहीं होगा। तो लिखो इस स्टेटमेंट को, तो इन रेडियल डायरेक्शन इंड्यूस ईएमएफ इज ऑलवेज जीरो। इन रेडियल डायरेक्शन इंड्यूस ईएमएफ इज ऑलवेज जीरो। इन रेडियल डायरेक्शन इंड्यूस ईएमएफ इज ऑलवेज जीरो। In radial direction, induced EMF is always zero because E dot dr is zero. 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 अच्छा, इसमें मैंने क्या किया, ये इसका सेंटर है और यहां पे मैंने एक रेजिस्टेंस लगा दिया, यहां पे मैंने एक बैटरी लगा दिया, और यहां पे भी मैंने एक बैटरी लगा दिया। ये रेजिस्टेंस आर है, इसका ईएमएफ ई है, रेजिस्टेंस आर, इसका ईएमएफ 2E, इसका रेजिस्टेंस आर, ये। और ये आइसोसेलेस इक्वलेटेड ट्रायंगल है, ये एंगल 60 डिग्री है, ये भी एंगल 60 डिग्री है, हाँ 60 डिग्री है। और ये जो रेडियस है, इसका रेडियस ये ए के बराबर है, रेडियस ए के बराबर है। और क्वेश्चन में कह रहा है जो मैग्नेटिक फील्ड है वो टाइम का फंक्शन है, बी नॉट इज टू टी को कवर्ड कर रहा है। और इसको मैंने दिखा दिया ए बी सी, ए बी सी बना दिया, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ए बी सी बना दिया। अब मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट टी को कवर्ड करना है। अब इस क्वेश्चन के अंदर ये दिया गया है बी नॉट इज टू पाई ए का स्क्वायर, बी नॉट इज टू पाई ए का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, ये क्वेश्चन में मेंशन किया गया। ये बी नॉट पाई ए का स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू ई, इस ई की वैल्यू बी नॉट और ए पे ऐसे डिपेंड कर रहा है, और ये 2E है और ये ई है। ठीक है, लिखो तो क्वेश्चन, बताओ। नहीं, उसके बिना, हाँ लिख लो, पाई रूट 3 ए स्क्वायर बाई 2, ये फाइन नेट EMF in between, find net EMF in between
point A and B. Find net EMF in between point A and C. Find net EMF in between A and C. A and C. And then find VA minus VB. Then find VA minus VB. इसको पता करते हैं. हाँ, ऑफ कोर्स दोनों अलग लगाएंगे. नहीं सर. मैं कहा था कि ईएमएफ निकालना तो समझ में आता, इजी है, लेकिन पोटेंशियल निकालना है तो सर्किट सॉल्व करना पड़ेगा, करंट देखना पड़ेगा. तो सबसे पहले ना हम ईएमएफ की बात करेंगे. अच्छा, ये जो सर्किट में ये सब दिया हुआ है तो ऑलरेडी है, लेकिन इस मैग्नेटिक फील्ड के बैरी होने की वजह से भी इसमें ईएमएफ डेवलप होगा. अच्छा, इस लूप में जो ईएमएफ डेवलप होगा वो अच्छा सुनना, इस लूप में जो ईएमएफ डेवलप होगा, मेरी बात सुनना, इस लूप में जो ईएमएफ डेवलप होगा उसको निकालने के मेरे पास दो तरीके मिल गए. एक है E.dr, एक है फैराडे लॉ डायरेक्ट, क्योंकि उसको तो बस पता है हम ईएमएफ निकाल लेंगे, कुछ भी करो. अच्छा, इस रास्ते में ईएमएफ डेवलप होगा नहीं, E.dr 0, E.gr. और इस रास्ते में ईएमएफ डेवलप होगा. इस पूरे लूप में अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है, वो ईएमएफ इसमें तो नहीं होगा, तो बस एक ही जगह बचा, तो बस इसी में होना चाहिए. आप कोई पूछे कि इसमें कितना होगा, वो फ्लक्स निकाल के करेंगे डिफरेंशिएट, या एक तरीका और है, यहां से यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट कर दें. E.dr इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़े थे ना, R/2 dV/dt. तो यहाँ से x डिस्टेंस में जाएंगे, dx का लेंथ लेंगे, फिर यहाँ के इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे x के टर्म में, फिर यहाँ से फिर कॉस कंपोनेंट्स करेंगे E.dr, क्योंकि चल रहा इधर, इधर है, फिर इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो ये डिफिकल्ट कैलकुलेशन होगा. अरे मैं क्या कह रहा हूँ, सुनो पहले. मैं कह रहा हूँ कि इस पूरे लूप का जो ईएमएफ है निकालने का हमारे पास दो तरीका है. एक तो ये लूप कंप्लीट है, तो हम फैराडे से डायरेक्ट निकाल सकते हैं. और फैराडे लॉ मुझे ये बता रहा है कि इसमें तो होगा नहीं, E.dr 0 बनेगा, तो जो भी नेट ईएमएफ आएगा वो इसी में आएगा. पता चल गया, जो कि सिंपल तरीका है. बट एक और तरीका था ना E.dr, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जाते में इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रहा है, क्योंकि सेंटर से दूरी चेंज हो रही है, R/2 dV/dt होता है, और ऊपर से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल परपेंडिकुलर होता है रेडियस पे. तो अगर मैं यहाँ पे x पे जाके एक स्ट्रिप लूँ, तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे दिखाऊंगा 90 डिग्री इस पे. अब ये dx एलिमेंट है, तो E.dx करेंगे, अब फिर जब इंटीग्रेट करेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो वही वाला आएगा जो फैराडे लॉ से आता है. बात सुन रहे हो क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? तो जो ईएमएफ है वो हम उससे भी निकाल सकते हैं और फैराडे से भी निकाल सकते हैं, बट हम इंटीग्रेशन करने में इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि वो फिर डिफिकल्ट काम हो गया. कंपोनेंट करो, फिर इंटीग्रेट करो. इससे बढ़िया जब हम जानते हैं कि हमारे पास एक अल्टरनेट अप्रोच है, हम फैराडे का हेल्प ले लेंगे. तो हम इस लूप का फ्लक्स निकालेंगे. तो फ्लक्स बनेगा मैग्नेटिक फील्ड B0 इंटू T इंटू एरिया. ये एरिया आएगा √3/4. अब डिफ्रेंशिएट करेंगे E डैश, तो बनेगा B0 √3/4 इंटू a का स्क्वायर. और उससे अगर मैं कंपेयर करा दूं तो ये क्या है, E/2 है, E/2 है. और ये ईएमएफ इसमें होना चाहिए. तो हम बनाएंगे इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम. जब इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाएंगे तो ये रेजिस्टेंस तो ऐसे ही रहेगा, ये वाली बैटरी तो ऐसे ही रहेगी, ये रेजिस्टेंस भी ऐसे ही रहेगा. अब ये बन गया ऐसे. अब हमें ये जानना है कि इस ईएमएफ की हाई पोलैरिटी किधर होगी. तो अंदर का मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, तो कम करने के लिए तो हम बाहर, तो फिंगर ऐसे ऐसे, तो इसकी हाई पोलैरिटी इधर होगी, तो ये बनेगी इसकी हाई पोलैरिटी ऐसे, और ये बैटरी बनेगी ऐसे, ये रेजिस्टेंस बन गया इस तरीके से. तो ये R बन गया, ये बन गया E, ये बन गया E/2. दिस इज द इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम. अब एक बार सर्किट डायग्राम बन गया, तो पूछा था कि AC के बीच में कितना नेट ईएमएफ है. तो जो AC के बीच में जो नेट ईएमएफ होगा, नेट ईएमएफ ऐसे जाओगे तो -E/2 एंड +E. ईएमएफ है ना, ईएमएफ में बैटरी जुड़ेंगी, I इंटू R नहीं. तो जो ईएमएफ आएगा नेट ईएमएफ वो बनेगा -E/2 +E, इट इज E/2. दिस इज द नेट ईएमएफ इन AC. सही है. अब पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है A और C के बीच में, तो अब I निकालना पड़ेगा, क्योंकि उसमें अब सर्किट को सॉल्व करना पड़ेगा. तो इस पूरे सर्किट का जो करंट होगा I, ये बैटरी ऐसे करंट फ्लो करवाएगी, ये सपोर्टिंग, ये अपोजिंग. हाँ, AB बोला था, AC बोला था.
एसी नहीं बोला था? अच्छा ठीक है, तब तो वो ये भी लिख लो, एसी भी लिख लो, एंड एसी पोटेंशियल, एंड वी ए माइनस वी सी, एंड वी ए माइनस वी सी, ये भी निकालना है। तो चलो सबसे पहले मैंने आई निकाला, तो ये 2E की बैटरी नेट ईएमएफ आएगा 2E माइनस ई बाई टू डिवाइड बाई नेट रेजिस्टेंस 3R, तो 2 दूनी 4, ये बन गया E अपान 2R, और ये करंट ऐसे फ्लो करेगा, ये करंट ऐसे फ्लो करेगा, ठीक है। अच्छा बताओ बी और ए में कोई पूछे हाई पोटेंशियल पे कौन सा है, बी और ए में, तो बी हाई पोटेंशियल पे होगा कि करंट हायर से लोअर पोटेंशियल फ्लो करता है, तो वी बी माइनस वी ए, ये बनेगा आई इज टू आर, आंसर हो गया ई अपान 2। ये ए और बी के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप आ गया, और बी इज हायर पोटेंशियल। अच्छा ये जो पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है ये ईएमएफ की वजह से नहीं आ रहा है, ये करंट की वजह से डेवलप हुआ है ना। हाँ, और एक्चुअली में इस करंट को ना अंदर एक कंजर्वेटिव फील्ड डेवलप करता है। याद करो करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ रहे थे ना कि अंदर इंडिविजुअल अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, तो आया था करंट डेंसिटी बराबर सिग्मा इंटू ई, करंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा करंट डेंसिटी वाला फॉर्मूला से, और वही इलेक्ट्रिक फील्ड रिस्पॉन्सिबल है इस पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव है। हाँ, तब जाके पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है, क्योंकि पोटेंशियल बिना इलेक्ट्रिक फील्ड तो आ ही नहीं सकता, तो फिर वो है किसकी वजह से, तो वहां से आता है। अब मुझसे कह रहा है कि बताओ ए और बी सी के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप कितना है। अब इस सर्किट को सॉल्व करना है, तो सीधे वी ए माइनस वी सी बराबर, अब ऐसे चलेंगे तो निगेटिव टच किया तो माइनस ई बाई टू, पॉजिटिव टच किया तो ई, और करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं आई इंस टू आर, बन गया, सही है। तो ये हो जाएगा आई आर की वैल्यू कितनी है, आई आर है ई बाई टू, ई बाई टू, ई बाई टू, ये हो जाएगा ई, आंसर इसे। तो ए का पोटेंशियल सी से ज्यादा होगा, सही है। अब ये तो मैंने ऐसे लिख दिया, लेकिन बाई चांस मान लो तुम्हारे दिमाग में आता कि नहीं ये तो हमें याद नहीं आ रहा है कैसे मैंने लिखा, तो भी हम कर सकते हैं, देखो कैसे, ये और इसमें ये इसको अपोज कर रहा है, तो मैं इसके जगह पे मैं चाहूं तो इस एसी का एक नया डायग्राम ऐसे बना सकता हूं, इस तरीके से, इस पे लिख सकता हूं ई बाई टू, इस पे लिख सकता हूं आर, ऐसे ए एंड सी, और ये करंट ऐसे फ्लो करेगा, ये समझ रहे हो क्या कर रहा हूं, ये सही है ना, सिमी किया है ना, ठीक है, बट ऐसे लिख सकते हैं ना। लेकिन अब ये बैटरी चार्जिंग हो गई, अब चार्जिंग बैटरी का टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस ई प्लस आई आर, ये तो रोटेटिव लाइन है, तो सीधे ई प्लस आई आर, ई बाई टू प्लस आई इज टू आर, इट इज ई, मिल गया। तो अगर बाई चांस लगा दिए तो बढ़िया है, क्योंकि इसमें क्या है ना, कभी कभी बात है ए और सी में किसका पोटेंशियल ज्यादा है, तो ए का पोटेंशियल सी से ज्यादा है, तो कभी कभी मिस्टेक बच्चे से हो जाता है कि ए और सी में ए तो निकाल लेते हैं, बट एक कंफ्यूजन हो जाता है कि ए ज्यादा है कि सी ज्यादा है, तो उसको तुम चाहो तो इस तरीके से रिजॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चार्जिंग बैटरी है तो भी, या सीधे कोर बेसिक पे चले जाओ, कोर बेसिक तो इसका पोटेंशियल ए, तो इसका प्लस ई बाई टू, इसका माइनस ई बाई टू, और इसका हायर टू लोअर और घटा दिया, पता चल गया पोटेंशियल उसका, फिर डिफरेंस मिल गया। तो बेसिक से समझ में कौन सा पोटेंशियल ज्यादा कौन सा कम है, सही है ना। टाइम्स को, अच्छा तो फिर रिपीट कर रहा हूँ, ईएमएफ निकालने के लिए दिमाग नहीं लग रहा है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सर्किट से ही हम अटेम्प्ट करेंगे जब भी पोटेंशियल की बात आएगी, सही है। अच्छा एक इसको समझाओ दोबारा, ये क्वेश्चन ये है, हाँ अच्छा बताओ थोड़ा सा ना ये रेजिस्टेंस ऐसे दिखा दिया, नहीं भी रेजिस्टेंस तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे दिखा दिया, ये है ए, ये है बी, और ये रास्ता सी है, ए बी सी। अच्छा अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि बताओ इस ए सी बी में कितना ईएमएफ है, कैसे निकालेंगे, सेंटर से सीधे ऐसे मिला दो, और तुम ये लूप सिलेक्ट कर लो, ये लूप, ये भी सही बात बोल रहा, ये निकालना थी हमेशा पैरेलल, तो सीधे ई इंटू ए लेंथ मल्टीप्लाई कर दो, आ गया आंसर, ये भी, हाँ हाँ ये पूरा एरिया निकालो, ये पूरा एरिया
का जो डिफरेंशिएशन आएगा वो सिर्फ इसमें आएगा, क्योंकि इसमें नहीं जाएगा, और इस एरिया का जो डिफरेंशिएशन आएगा वो सिर्फ इसमें आएगा। सही है ना? तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, और अगर हम सिर्फ इतने का लिखेंगे तब तो दोनों का आएगा। समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूं? अच्छा, ये ना कुछ नहीं, एडवांस का ही क्वेश्चन है और अपने मॉड्यूल का क्वेश्चन है। इस तरीके से पढ़ा हुआ था। एक रॉड है, ये कंडक्टिंग रॉड है, लेकिन कंडक्टिंग रॉड है, और मैग्नेटिक फील्ड उसने इस तरीके से बनाया था। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। कॉपी करो तो। अब मैग्नेटिक फील्ड बी इंक्रीजिंग है, बी इंक्रीजिंग है, और एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर्षित, अब तुम ही बताओगे। चलो, क्या? हाँ अभी बताते हैं ना। लिखो क्वेश्चन को। फाइंड फाइंड डायरेक्शन ऑफ फाइंड डायरेक्शन ऑफ induced electric field at point C। ये point C है, at point C and which point has higher potential? Which point has higher potential? एक पॉइंट और नोट कर लो क्वेश्चन के अंदर। डायरेक्शन ऑफ हायर पोलैरिटी ऑफ ईएमएफ, डायरेक्शन ऑफ हायर पोलैरिटी ऑफ ईएमएफ इन रॉड, डायरेक्शन ऑफ हायर polarity of EMF in rod, direction of higher polarity of EMF in rod. Next question. Conducting. Next question. Direction of conservative electric field in rod. Direction of conservative electric field in rod. Direction of conservative electric field in rod. डायरेक्शन ऑफ कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड इन रॉड। तो देखो इसमें हमने कुछ पहली पूछी है कि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, जो कि नॉन कंजर्वेटिव है। दूसरा पूछिए कंजर्वेटिव फील्ड डायरेक्शन, जो कि कंजर्वेटिव है। तीसरा पूछिए कि ईएमएफ की हाई पोलैरिटी किधर होगी, और सी पे इंड्यूस इलेक्ट्रिक डायरेक्शन किधर होगा। अब पूरा ना कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। तो बताओ सी पे परपेंडिकुलर होगा इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, बट किधर होगा? इधर होगा, ठीक है। रेडियस पे परपेंडिकुलर होता है, तो ये तो रेडियस है ना, सी पे पूछ रहा हूं। तो तुमने एक इस तरीके से एक ऐसे लूप बना ली ऐसा, और इसमें तो आएगा नहीं, इसमें तो आएगा नहीं, तो अंदर पर पोटेंशियल फील्ड बढ़ रहा है, तो घटाने के लिए ऐसे फिंगर ऐसे ऐसे। तो तुमने कहा कि इस रॉड के पॉइंट सी पे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, ई इंड्यूस का डायरेक्शन ही होगा, मतलब वो सी से बी की तरफ है। अब क्वेश्चन में पूछा गया था, अगला क्वेश्चन क्या था, विच पॉइंट हैज हायर पोटेंशियल, ये पॉइंट हैज हायर पोटेंशियल। कैसे होगा? तो गलत आंसर। ए इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इधर, ए हैज हायर पोटेंशियल देन बी। कमेंट तो खूब आराम से करेंगे। चाय रमित, इधर में रिकॉर्डिंग हो रही है, पीना हो तो पी सकते हो, तुम्हें दे चाय? नहीं, आंसर है बी दैट हायर पोटेंशियल। अब सुनना, ये तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन है। अब सुनो, मैं ये तुमसे कहा था कि पोटेंशियल निकालने का हमारे पास एक ही तरीका है, सर्किट डायग्राम। जब तक सर्किट बनेगी नहीं, पोटेंशियल निकालने की कोशिश मत करना, गलत हो जाएगा। तो ये मुझे बताओ कि अगर मुझे इस रॉड की वो बनानी हो इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम, ईएमएफ
तो उसकी हाई पोलैरिटी से किधर दिखाना चाहिए? ECB, क्योंकि अंदर को फ्लक्स बढ़ रहा था, थंब इधर, तो ऐसे घुमाएगा, ऐसे। तो इस क्वेश्चन के अंदर अगर मैं सर्किट डायग्राम बनाऊं तो मुझे ऐसे दिखाना चाहिए। और अगर मैंने सर्किट डायग्राम बना दिया तो हम निकाल सकता हूं कि किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा। क्या बात कर रहा हूं? सर्किट डायग्राम सही है? ये नहीं सही है? अरे हद है, इस लूप कैसे बनाओ? अभी तो इतनी सारे क्वेश्चन कैसे किए? अंदर को फ्लक्स बढ़ रहा है तो कम करने के लिए थंब बाहर, थंब बाहर तो फिंगर ऐसे घुमाएगा, ऐसे, ऐसे फिंगर घुमाएगा, ऐसे। तो ऐसे बनेगा सर्किट डायग्राम। और एक बार सर्किट डायग्राम बन गया तो तुम पोटेंशियल के विषय में बात कर सकते हो। तो ये डायग्राम ये बताने की कोशिश कर रहा है कि बी इज हैज हाई पोटेंशियल देन दैट ऑफ ए। लेकिन द प्रॉब्लम इज पोटेंशियल इलेक्ट्रिक स्टेट्स के अंदर पड़े हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में घटता है। हाँ सही तो कह रहे हो तुम, आगे बताओ। ये जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये नॉन कंजर्वेटिव है, ये पोटेंशियल दे ही नहीं सकता, असंभव है। पोटेंशियल इज ओनली डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फील्ड। इसका मतलब ये हुआ कि ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल दे ही नहीं सकता है, क्योंकि ये तो नॉन कंजर्वेटिव है, इसके लिए तो पोटेंशियल डिफाइन किया ही नहीं जा सकता है। हाँ, यही नॉन कंजर्वेटिव फील्ड ये ईएमएफ देगा। नॉन कंजर्वेटिव फील्ड ईएमएफ दे सकता है बट पोटेंशियल नहीं दे सकता। तो तुमने ये तो दिखा दिया। तो अब क्वेश्चन ये है कि पोटेंशियल आया है तो बिना कंजर्वेटिव फील्ड का नहीं आएगा। इसका मतलब कि कंजर्वेटिव फील्ड इस, हाँ हाँ, वो जो आई वो कंजर्वेटिव है, ये पॉइंट है इसके अंदर। सही है। जिनमें हुआ कि इस इंड्यूज इलेक्ट्रिक फील्ड ने बेसिकली क्या किया कि यहां के इलेक्ट्रॉन को उल्टा भेज दिया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही है, तो क्यूई का फोर्स लगाएगा, और क्यू को लगाया तो जब इलेक्ट्रॉन इधर ड्रिफ्ट मारेंगे उल्टे में, तो इसका सर्किट डायग्राम में एक्चुअली में इधर बन जाएगा नेगेटिव चार्जेस और इधर बन जाएंगे पॉजिटिव चार्जेस। लेकिन ये चार्जेस स्टैटिक हैं, अब ये चार्ज अलग से इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेंगे, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ये कंजर्वेटिव फील्ड होगा, और ये कंजर्वेटिव फील्ड कारण होगा पोटेंशियल का। सही है। तो देखो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, दैट मींस बी हैज हायर पोटेंशियल देन ए। प्रूफ कर। सही है। तो कंजर्वेटिव फील्ड का डायरेक्शन बी से ए की तरफ होगा, समझ रहे हो ना, और पोटेंशियल ये बन गया। सही है। अच्छा, क्या ये कंजर्वेटिव फील्ड और ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में बराबर होगा? होगा कि नहीं? एकदम होगा, क्योंकि बात होगा ना कि देखो, हाँ, इलेक्ट्रॉन यहाँ के अंदर के इलेक्ट्रॉन को रेस्ट पे रखना है, तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स ये लगाएगा और एक ये इधर लगाएगा और ये इधर लगाएगा। ये शुरू में होगा, ये शुरू में नहीं होगा, तो इसके वजह से इलेक्ट्रॉन इधर भागेंगे और इसके वजह से ऑपोजिशन लगेगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन का फ्लो बंद हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता, हमेशा इलेक्ट्रॉन इधर भागते, तब तो ये तो इतना ज्यादा आ जाता कि जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं उसमें तो ऐसा कहीं नहीं दिखा, ये तो कांस्टेंट वैल्यू आ गई। सही है। इसका मतलब कि इस रॉड के अंदर बेसिकली ई इंड्यूस और ई कंजर्वेटिव आपस में इक्वल हो गए। हाँ, नाउ क्वेश्चन इज, सुनो तो, अब ये सही है ना? अब एक बात सुनो, ये कह रहा है कि अगर मैं इस बी और ए के बीच में, ठीक है, एक रेजिस्टर लगा दिया तो उसमें करंट फ्लो करेगा, ऑफ कोर्स करंट फ्लो करेगा, लेकिन अब वो करंट किधर से किधर फ्लो करेगा, ये सवाल है रमित का। तो रमित मुझे बताओ, वो तो बात की बात है भाई, सोचते हैं, बट ये बताओ करंट का डायरेक्शन निकालने के लिए ये सब क्या किए हो, यही तो क्वेश्चन है। तो सर्किट डायग्राम से हैंडल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि तुमने इसके ऊपर रजिस्टर लगाना है
तो सर्किट डायग्राम बना लो। तो जब तुम इसको ऐसे दिखाओगे, ऐसे रजिस्टर, और ये बी है, ये ए है, तो करंट ऐसे फ्लो करेगा। तो बी से ए फ्लो करेगा रजिस्टर में, अब बैटरी के अंदर ए से बी फ्लो करेगा। अब इससे समझ लेते हैं। तो जब तुम कह रहे हो कि करंट ऐसे फ्लो करेगा, तो ऑफकोर्स ऐसे फ्लो करना चाहिए। अच्छा, कंजर्वेटिव फील्ड इधर है, कंजर्वेटिव फील्ड इधर है, तो करंट फ्लो कर रहा है ऐसे। अब मैं पॉजिटिव चार्ज के हेल्प से समझने की कोशिश कर रहा हूं। तो पॉजिटिव चार्ज ऐसे फ्लो कर रहा है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस कंजर्वेटिव के उल्टा फ्लो कर रहा है इसके अंदर, कंजर्वेटिव उल्टा। और सही में कंजर्वेटिव उल्टा फ्लो करना चाहिए। उसका कारण ये है कि ये कंजर्वेटिव इधर है और इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। तो बैटरी वाला कॉन्सेप्ट याद करो ना, कि बैटरी के अंदर हम जब दिखाते हैं ना, तो क्या, हाँ, बैटरी के अंदर उल्टा फ्लो करने लगता है। हाँ, बैटरी का मैकेनिज्म रिस्पॉन्सिबल होता है करंट को फ्लो करवाने के लिए, वो उसके अंदर के कंजर्वेटिव फील्ड से ज्यादा होता है और फ्लो करवाता है। तो फिर ये रोल यहाँ पे भी तो होगा। इस कंजर्वेटिव के अगेंस्ट जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो धक्का मार मार के करंट को ऐसे लेके जाएगा। तो इसके अंदर करंट ऐसे फ्लो करेगा और बाहर वो कंजर्वेटिव के डायरेक्शन में फ्लो करेगा। और इस रजिस्टर में जो कंजर्वेटिव फील्ड होगा, वो इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि जे वेक्टर और सिग्मा ई। तो रजिस्टर के अंदर करंट कंजर्वेटिव के डायरेक्शन में जाएगा और इस बैटरी के अंदर कंजर्वेटिव को उल्टा फ्लो करेगा। आप देखो कितनी अच्छी बात है भाई, ये कंजर्वेटिव है और मुझे पता है कि एक कंप्लीट लूप में नेट पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है। अब पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड से ही आता है, कंजर्वेटिव फील्ड। अब देखो जीरो कर दिया, यहां से यहां जाओगे पोटेंशियल बढ़ेगा और इधर जाओगे पोटेंशियल घटेगा, कंजर्वेटिव वाला घटा के जीरो कर दिया। तो सारी प्रॉपर्टी को होल्ड करवा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड का ना, कंजर्वेटिव का ना, करंट का कहां है, करंट का तो सेम है, फील्ड ने चेंज किया डायरेक्शन। देखो ये करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है ऐसे, बट यहां पे कंजर्वेटिव इधर है और यहां पे कंजर्वेटिव इधर है। क्या ठीक है, ये फील्ड इधर है, ये फील्ड इधर है, और ये होना भी चाहिए। देखो यहां से चलो ना उल्टा, तो पोटेंशियल बढ़ेगा, फिर पोटेंशियल घटेगा, घट के जीरो। हाँ, फील्ड डायरेक्शन सेम होना चाहिए। अगर कोई कहता ना कि इसमें फील्ड इधर है, तो अनर्थ हो जाता, क्योंकि पोटेंशियल बढ़ता, फिर बढ़ता, फिर बढ़ता, जीरो ही नहीं पता, जबकि एक लूप में पोटेंशियल जीरो होना चाहिए। सही है। तो हाँ, इस अगर इसने इसमें रजिस्टर लगा दिया ना, तो उस केस में यहां पे तो नॉन कंजर्वेटिव फील्ड होगा, बट इस रॉड के अंदर नॉन कंजर्वेटिव नहीं होगा, सिर्फ कंजर्वेटिव फील्ड होगी, क्योंकि वही कंजर्वेटिव फील्ड उस करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सही है। हाँ, यही तो। अच्छा बताओ, बैटरी में जब सर्किट ओपन होता है, तो बैटरी कॉन्सेप्ट बताया गया था कि बैटरी का मैकेनिज्म का जो फोर्स है, ठीक है, अगर सर्किट ओपन है तो मैकेनिज्म का फोर्स क्यू के बराबर होता है, लेकिन जैसे सर्किट क्लोज होता है, मैकेनिज्म का फोर्स थोड़ी सी ज्यादा हो जाता है क्यू से। हाँ, तो ड्रिफ्ट स्पीड कमी तो होता है, सेंटीमीटर के ऑर्डर में होता है, 0.001 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इतनी होती है। तो यहां पे भी यही होगा कि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन कंजर्वेटिव कंजर्वेटिव से जस्ट बड़ा होगा, जिसकी वजह से यहाँ की इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करेंगे इस करंट के उल्टा, इधर से ड्रिफ्ट करेंगे, फिर करंट ऐसे फ्लो करता रहेगा। सही है। अब लिखो तो एक और हेडिंग। वैसे चाय कैसा था, सही बताना। नहीं नहीं, मस्ती नहीं, तुम हकीकत बताओ। नहीं, जैसे ही था अमित। रमित पे हो। रमित पी के बताएगा अभी। अच्छा, एक क्वेश्चन है, ये रोडो का क्वेश्चन है, इस तरीके से दिया था
सही है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, सुनना, ये पॉइंट ए पॉइंट बी, और मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से। और इरोड़ो का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसकी मैग्नेटिक फील्ड का फंक्शन है बी नॉट टी, और ये आधा पार्ट है, ध्यान रखना, आधा पार्ट, आधा पार्ट, हाँ, अलग रेजिस्टेंस का है, ईटा रेजिस्ट टाइम ज्यादा है, और ये आर है। मतलब ऊपर वाला अलग मटेरियल का बना है, नीचे वाला अलग मटेरियल बना है। तो लिखो तो, ये सी है, ये बी है, बी सी डी रेजिस्टेंस, बी डी ए के रेजिस्टेंस से ईटा टाइम ज्यादा है। लिखो तो क्वेश्चन, सपोज रेजिस्टेंस ऑफ, ठीक है लिख लो, सपोज रेजिस्टेंस ऑफ ए सी बी, suppose resistance of ACB is eta times than that of ADB, then find potential difference between A and B, potential difference between A and B। और इसमें ये मान के चल रहा हूँ कि जो रेजिस्टेंस है ADB ये कैपिटल R नॉट के बराबर है, ये मेंशन है, और इसका रेडियस A के बराबर है। तो मुझे ये बताओ, EMF की बात करते हैं, ऊपर वाले पार्ट पे EMF ज्यादा आएगा कि नीचे वाले पार्ट में EMF ज्यादा आएगा? दोनों में EMF बराबर आएगा, हाँ, क्योंकि EMF तो बस फ्लक्स के चेंज पे डिपेंड करेगा, तो EMF तो दोनों बराबर आएगा, EMF दोनों बराबर आएगा, सही है। हाँ, तो जो हम EMF निकालेंगे, पहले फ्लक्स निकालें, वो बनेगा मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट टी इंस टू पाई ए का स्क्वायर। तो यहाँ से जो EMF आएगा इट इज बी नॉट पाई ए का स्क्वायर, ये बन गया EMF। अब इसका हम सर्किट डायग्राम बनाएंगे। जब इसका सर्किट डायग्राम बनाओगे ना, तो सर्किट डायग्राम, सही है, तो अब मुझे हायर पोलैरिटी देखनी पड़ेगी। तो मैग्नेटिक फील्ड्स बाहर कर बढ़ रहा है, तो कम करने के लिए थंब ऐसे, तो फिंगर ऐसे आएगा, ऐसे, तो इसमें हाई पोलैरिटी ऐसे होगी, तो इसमें मैं हाई पोलैरिटी ऐसे दिखाऊंगा। हाँ, अंदर की ओर बढ़ रहा है तो थंब इधर ऐसे हो गए, ये आएगा इस तरीके से, ऐसे, ये रेजिस्टेंस है ऐसे। अच्छा बताओ, जब मैं नीचे दिखाऊंगा तो हाई पोलैरिटी किधर दिखाऊं? इधर, इधर ही दिखाएंगे, ऐसे। क्यों? क्योंकि ये करंट ऐसे फ्लो करवाएगा ना, तो ये वाला भी ऐसे फ्लो कराएगा, इधर सब एक दूसरे का साथ देंगे, लेंथ के अकॉर्डिंग सब एक दूसरे का साथ देंगे, तो हम इसको ऐसे दिखाएंगे, ये बनेगा ए, ये बन गया बी, और इसका रेजिस्टेंस आर है, और इसका EMF E/2 बनेगा, और इसका EMF भी E/2 बनेगा, और इसका रेजिस्टेंस ईटा आर बनेगा, सही है। तो सही है ना, तो जो करेंट की वैल्यू आएगी वो आएगी E अपान ईटा प्लस 1 इंस टू आर, सही है। तो ये करंट फ्लो कर रहा है ऐसे, तो ये दोनों बैटरी डिस्चार्जिंग है, तो इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, चाहे मैं इसके साथ से लिखूं चाहे मैं इसके साथ से लिखूं, सेम आना चाहिए। तो ये आएगा E-IR, और बी हाई पोटेंशियल होगा क्योंकि करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो हम लिखेंगे बी का पोटेंशियल माइनस ए का पोटेंशियल इज इक्वल टू E/2 माइनस आई इज टू आर, ये है ना, E/2 माइनस आई आर, एक ही बात है, इसके साथ ऐसे तो E/2 माइनस ईटा आर आई, और E/2 माइनस आई आर, एक ही आंसर देगा अटेम्प्ट करोगे तो, ठीक है ना। तो ये वैल्यू आएगी हमारी E/2 माइनस ईटा अपान ईटा प्लस 1, तो यहाँ से आंसर आ गया E ब्रैकेट में ईटा प्लस 1 माइनस 2, तो ईटा माइनस 1 अपान ईटा प्लस 1 अपान 2, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड ए, ये आंसर है।
और अगर तुम इसके सहायता से लिखो, इसके सहायता से, तो भी वही सेम आएगा, ईटा बाई टू माइनस ईटा आर आई। हाँ, तो कैलकुलेशन के बाद वो सेम रिजल्ट देगा, सेम आएगा। ये आएगा ई बाई टू माइनस आई ई अपान ईटा प्लस वन इज टू आर इज टू ईटा आर। देखो ये डेटा और ये डेटा बराबर आ रहा है, आ रहा है ना, सेम आ गया, सही है। अच्छा देखो इस, अब एक एक क्वेश्चन का और आंसर कर रहे हैं, हालांकि एडो का क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है, अब उसने जो पूछा है उस पर मैं आ रहा हूँ। इसमें ईएमएफ ई बाई टू है, इसमें ईएमएफ ई बाई टू है, ईएमएफ में डायरेक्शन इसमें ऐसे है और इसमें ईएमएफ का डायरेक्शन ऐसे है। देखो इस ब्रांच में ए से बी, इस ब्रांच में बी से ए, ईएमएफ हाई पोलैरिटी, ए और बी में बी की पोलैरिटी चाहता है। उसने पूछा था कि इस ब्रांच में जो कंजर्वेटिव फील्ड है उस फील्ड की वैल्यू कितनी है। कहा था फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अपर वायर या लोअर वायर। क्या कंजर्वेटिव फील्ड दोनों वायर में सेम होगा? वो एकदम सही बोल रहा है। एक्चुअल में बी और ए के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चाहे तुम इधर से लिखो चाहे तुम इधर से लिखो वो सेम आएगा। और अगर ये कंजर्वेटिव फील्ड है तो कंजर्वेटिव फील्ड इनटू लेंथ पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर जाता है, सही है। तो ये लेंथ दोनों में बराबर ही है, तो कंजर्वेटिव फील्ड दोनों में बराबर होगा। ऐसे बता सकते हो कि इसमें कंजर्वेटिव फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? ऊपर वाले ब्रांच में बी से ए की तरफ जाएगा, हाँ बी से इसमें ए से बी। दोनों में ही बी से ये होगा, ये होगा ई कंजर्वेटिव, और इसमें भी ऐसे ही होगा ई कंजर्वेटिव। देखो इसका पोटेंशियल इससे ज्यादा है, और जो पोटेंशियल है, अब मैं कॉमन सेंस लगाना थोड़ा सा, कि यहाँ पे अगर छोटा छोटा डिफरेंशियल एलिमेंट्स करूं और हर एलिमेंट में इधर का पोटेंशियल उससे ज्यादा है, अब पोटेंशियल जब भी आएगा कंजर्वेटिव फील्ड से आएगा और कोई कारण नहीं है। इसका मतलब कंजर्वेटिव फील्ड इधर से इधर होना चाहिए और इसमें इधर से इधर होना चाहिए, तभी तो जाके यहां से घूमते वापिस यहां पाओगे तो नेट जीरो हो जाएगा। इधर पोटेंशियल घटेगा इधर पोटेंशियल बढ़ेगा, घट गया जीरो। तो कंजर्वेटिव फील्ड जो है वो ऐसे होगा, सही है। और कोई पूछे इस कंजर्वेटिव फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, तो इस कंजर्वेटिव फील्ड की जो वैल्यू होगी, जो पोटेंशियल डिफरेंस आया है ना, ये वी बी माइनस वी ए अपान पाई इंस टू ए, नीचे के से डिवाइड कर दो, डिवाइड दिया जैसा, तो ये बन जाएगा हमारा ई अपान ट्वाइस पाई ए ईटा माइनस वन अपान ईटा प्लस वन, ये आंसर सही है। क्या 1 से बड़ा है? अरे मैथ एडजस्ट कर देगी, बताओ क्या प्रॉब्लम है? सही है, हाँ डायरेक्शन पड़ जाएगी बस। एक सेकेंड, कोई बात नहीं, ये बी ए ईटा 1 से ज्यादा मैं मान के चल रहा था, हाँ अगर ईटा 1 से ज्यादा होता, क्या, हाँ तो अगर 1 से छोटा हो जाएगा तो वैल्यू नेगेटिव बन गई, हाँ अगर, लेकिन ये तो हाई पोलैरिटी ई बाई टू भी इधर ही रहेगा, सब कुछ इधर ही रहेगा, बस फर्क क्या होगा कि ए का पोटेंशियल बी से ज्यादा हो जाएगा, हाँ तो कंजर्वेटिव फील्ड ऐसे हो जाएगा। सुनो एक सेकेंड, बैटरी है ना, अब सुनना, अब थोड़ा सा कुछ बातें और समझनी बाकी है। समझनी ये है
ठीक है, सुनो तो एक सेकेंड। अब थोड़ा सा ना ईटा वाली बात पे हमको समझना पड़ेगा रुक के। ईटा अगर 1 से ज्यादा है तो मुझे सुनना भी 2 मिनट के लिए, इसका पोटेंशियल ज्यादा है तो मैं ये एक पॉइंट बोलूंगा, उसको ध्यान रखना। एक्चुअली में बैटरी सिर्फ यहीं पे नहीं है, यहां से लेके यहां तक डिफरेंशियल एलिमेंट पे बैटरी है, और हर छोटे छोटे डिफरेंशियल एलिमेंट पे ईटा आ रहा है, मतलब रेजिस्टेंस है। और इधर का छोटा एलिमेंट का रेजिस्टेंस और इधर के छोटे एलिमेंट का रेजिस्टेंस अलग अलग है। अब ईटा 1 से ज्यादा है, मैं बस सोच रहा हूँ ईटा 1 से ज्यादा है, तो मुझे बताओ अगर मैं यहां पे जाऊं इस पॉइंट पे, तो इसके जस्ट ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, सही है, और जस्ट नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। तुम्हें पता है इस इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज अचानक से चेंज हुआ, इधर देखो तो पहले ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे, और यहां से यहां तक जाते समय क्या हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर है? हर जगह बराबर है, डायरेक्शन तक सेम है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, यहाँ पे इधर, यहाँ पे हर जगह सेम है, डायरेक्शन तक सेम है। बट ये जहां पे ज्वाइंट है ना, डायरेक्शन अब्रप्ट चेंज हो गया। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ने डायरेक्शन अब्रप्ट चेंज किया है तो तभी पॉसिबल है जब यहाँ पे चार्ज इंड्यूज हुआ हो, एक्स्ट्रा आया हो, वही वाला E1 माइनस E2 सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट। तो कोई पूछे कि इस पॉइंट बी पे क्या चार्ज इंड्यूज हुआ है? यस, इंड्यूज में है। एक्चुअली में क्या हुआ कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूज हुआ होगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूज हुआ होगा, और इस पॉजिटिव चार्ज और इस नेगेटिव चार्ज ने इसके अंदर कंजर्वेटिव फील्ड डेवलप कर दिया, इधर से भी कंजर्वेटिव फील्ड। सही है, अब थोड़ी दूसरी पॉइंट्स पे आते हैं। दूसरा पॉइंट ये हमने ये बोला था, अब मेरी बात सुनना, अगर तुमने ईटा को 1 से कम कर दिया, ईटा को 1 से कम कर दिया, तो फिर क्या होगा कि ये उल्टा हो जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, बाकी करंट अभी भी वैसे ही फ्लो करेगा, ईएमएफ तो इधर ही आएगा, बस कंजर्वेटिव फील्ड इस तरीके से हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं होगा। भाई करंट तो ईएमएफ से आ रहा है ना, और पोटेंशियल करंट स्थिर वैसे ही फ्लो करता रहेगा। सही है, अगर कोई मुझे पूछ दे कि ये जो वायर है, सुनना तो, कोई पूछे कि इस वायर का डायमीटर डी है, डायमीटर डी है, तो बताओ यहाँ पे कितना चार्ज डेवलप हुआ है। तो हम चार्ज डेंसिटी निकालेंगे और सरफेस एरिया एकदम E1 माइनस E2 बराबर सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट, तो 2E इंटू एप्सिलॉन नॉट चार्ज डेंसिटी इंटू पाई डी स्क्वायर बाई 4 एरिया मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शन पे चार्ज डेवलप होगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी नहीं आएगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी आएगी। तो कोई पूछे यहाँ पे कितना चार्ज बेसिकली स्टोर हुआ है, तो ये आएगा 2E कंजर्वेटिव फील्ड्स इनटू सिग्मा एप्सिलॉन नॉट इनटू पाई डी स्क्वायर बाई 4, इतने का पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ होगा और उतने का नेगेटिव E2 माइनस E1। हाँ, इसकी वजह से, हाँ सही है। देखो तो अगली हेडिंग, E2 माइनस E1 बराबर सिग्मा एप्सिलॉन नॉट होता है, तो यहाँ का फील्ड ऊपर, यहाँ का फील्ड नीचे है, E2 माइनस E1 दैट इज ट्वाइस E बराबर सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा इज ट्वाइस E इनटू दैट। सही है, हाँ पाई है कंजर्वेटिव फील्ड के लिए, क्या हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस को दूरी से भाग कर दोगे तो कंजर्वेटिव फील्ड आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर जगह सेम है, यूनिफॉर्म है। सही है, लिखो तो एक और हेडिंग, सेल्फ इंडक्टेंस। हेडिंग है सेल्फ इंडक्टेंस। हटाए, ये रो के अंदर जो EMI है और जो AC है एकदम टॉप लेवल पे है, एडवांस के एकदम बेटर लेवल है। क्या सब कुछ बेटर है, मतलब ये ज्यादा बेटर है।
स्पेशली मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड और ईएमआई बहुत ही अच्छा। अरे वही तो कॉन्सेप्ट है। हाँ जनरल सोल्यूशन को, अरे हदल है। तो हमने सॉल्व किया है ना, हमें पता नहीं है कि कितना क्या है। हाँ हमें उसके विषय में पता है, बट वो जरूरी है, प्योर बेसिक है किताब वो। हेडिंग है सेल्फ इंडक्टेंस। लिखो तो हेडिंग रमित सेल्फ इंडक्टेंस। तो सेल्फ इंडक्टेंस है, मान लो ये कोई लूप है इस तरीके से, कई लूप है, कोई लूप दिया गया है। अब इसको मैं बाहर के एक फील्ड में रख दूं, बाहर के एक फील्ड में लिख दूं बी एक्सटर्नल, रख दो। अच्छा हाँ, बस इसको लिख लूं उसके बाद बताता हूँ। हाँ बताऊंगा जरूर, अभी तुरंत आज ही बताता हूँ, तो हमारे पास बहुत समय है। बी बी एक्सटर्नल लिखा हुआ है, सही है, सुन रहे हो तुम? तो ये इस तरीके से है। तो क्वेश्चन ये है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड टाइम का फंक्शन मुझे इंक्रीज करेगा, अगर इंक्रीज करेगा मैग्नेटिक फील्ड, अब इसके बाद कॉपी नहीं करना, अभी अभी एक कॉन्सेप्ट सुनेगा फिर कॉपी करेंगे। ये बाहर से फील्ड है, ये एक रिंग ऐसे पड़ा हुआ था और नीचे से कोई मैग्नेट ऐसे। हाँ यार तुमने लिख लिया क्या? एक पेज छोड़ो तो, एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, लिखो तो। वर्क डन, एक पेज छोड़ के लिखना क्योंकि हो सकता दिमाग से हट जाए। वर्क डन, एक पेज छोड़ के लिखो। वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, लिखो हेडिंग तो, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट टू रोटेट अ फ्रेम, टू रोटेट अ फ्रेम in magnetic field, work done by external agent to rotate a frame in magnetic field, to frame in magnetic fields, in magnetic fields, in magnetic fields। ये देखो थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट पे आके समझते हैं। मान लो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड है और तुमने एक यहाँ पे एक अजीब सा फ्रेम ऐसे रख दिया, फ्रेम में कोई बैटरी पहले से नहीं लगी हुई है, ठीक है, ऐसे फ्रेम रख दिया, ठीक है। अब मुझे, अगर मैं इसको अपने हाथ से पकड़ के इसको ऐसे घुमाऊं, इसमें इस वक्त करंट है, मान लो इसमें करंट है। अब ये करंट इसमें जो बैटरी लगी होगी उसकी वजह से आ रही है, समझेंगे थोड़ा सा। इसमें बैटरी की उसकी वजह से करंट आ रही है, ये करंट आ रही है। अब मैं इसको अपने हाथ से पकड़ा और इसको ऐसे घुमा रहा हूँ। जब इसको अपने हाथ से पकड़ के ऐसे घुमाऊंगा ना, तो मेरे घुमाने की वजह से इसमें फ्लक्स चेंज करेगा। अगर मैं नहीं घुमाता तो इसमें फ्लक्स चेंज नहीं करता, मेरे घुमाने की वजह से फ्लक्स चेंज करेगा, करेगा ना। अगर ऐसे घुमाऊंगा, फ्लिप करूंगा ऐसे, तो फ्लक्स चेंज करेगा। जब ऐसे, सही है ना, जब फ्लक्स चेंज करेगा तो इसमें ईएमएफ डेवलप होगा। तो मेरा जो वर्कडन है, वो वर्कडन कितना मुझे जानना है। तो मेरा जो वर्कडन है वो कहीं ना कहीं, वो जो ईएमएफ आया है वो मेरी वजह से तो आया है। तो जो मैं काम कर रहा हूं वही काम यहाँ पे जो बैटरी होगी ना, वो बैटरी ने इस लूप पे किया होगा। क्योंकि अगर मैं नहीं घुमाऊं तो बैटरी वर्क नहीं करेगी। तो मेरे घुमाने से इस यहाँ पे जो बैटरी डेवलप हुई है ना, उसका ईएमएफ होगा डी फाइव बाई डी टी। भाई इस लूप में अगर मैं नहीं घुमाता तो फ्लक्स नहीं चेंज करता, मैं घुमा रहा हूं तो फ्लक्स चेंज हो रहा है। इसका मतलब कि मेरे घुमाने की वजह से जो फ्लक्स चेंज हो रहा है उसका ईएमएफ ही है, और इस ईएमएफ के कारण मैं हूं। तो इस ईएमएफ ने जो इस लूप पे वर्क किया होगा वही मेरा वर्कडन है, सही है। तो जो मेरा वर्कडन है, एक्सट्रेजन का वर्कडन जो है, ये होना चाहिए ईएमएफ इज टू करेंट आई पावर इज टू डी टी। भाई बैटरी का पावर ई आई इंटू डी टी इज वर्कडन, पावर इंटू डी टी। अब इस ईएमएफ को उठा के मैंने यहां पर रख दिया, तो ये डी टी से डी कट गया, ये बन गया आई इज टू डी फाइव। तो एक्स्ट्रा एजेंट का वर्क डन इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ आई डी फाइव। ये हमें ध्यान रखना है, आई इंटू डी फाइव को इंटीग्रेट करेंगे वर्क डन आ जाएगा। इट इज ऑलवेज वैलिड, सही है ना। तो याद रखेंगे कि एक्स्ट्रा एजेंट का जो वर्क डन है वो आई इंटू डी फाइव के बराबर है।
हाँ, इसमें एक चीज हम ध्यान रखेंगे, ये ध्यान ये रखना है, बी कांस्टेंट होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, अदरवाइज नहीं, ये वर्कडन यही आएगा, बट ये वर्कडन तुम्हारा वाला वो जो मैग्नेट का वो मिला के वर्कडन देगा तब। हाँ, समझ रहे हो ना? मतलब अगर मैं इसको अपने हाथ से पकड़ के ऐसे घुमा रहा हूं, कोई पूछेगा ये वाला वर्कडन बताओ, अब मैग्नेटिक फील्ड टाइम का फंक्शन है, तब तो ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये आंसर तब आएगा, ये आंसर उसका होगा, मेरा वर्कडन प्लस जो ऐसे कर रहा है उसका वर्डन दोनों मिला के तभी होना चाहिए। और अगर ये सिर्फ मेरा ही वर्कडन है तो तभी बनेगा जब भी टाइम के साथ कांस्टेंट, क्योंकि तब वो वाला वर्डन नहीं आएगा। सही है, तो इस पे याद रखना आई डी फाइव। कुछ नहीं, इरोडो की हेडिंग है, किताब में लिखा हुआ है कि वर्कडन ऑफ आई डी फाइव का इंटरवेशन। हटा इसको। अच्छा, अगर इस सर्किट में करंट कांस्टेंट होता तो ये आई इंटू डेल्टा फाइव बन जाता, आई कांस्टेंट बाहर, डेल्टा फाइव आंसर। अब ये क्वेश्चन, अब इरोडो का ही क्वेश्चन है, उन्होंने ऐसे दिया था, कहा था कि ये करंट आई नॉट के बराबर है, और यहाँ पे उन्होंने एक स्क्वायर फ्रेम रखा है, साइड लेंथ ए का स्क्वायर फ्रेम है, और इसमें करंट आई वन फ्लो कर रहा है और इसमें करंट आई टू फ्लो कर रहा है, दोनों ही कांस्टेंट है, दोनों ही कांस्टेंट है, और ये दूरी डी के बराबर है, ये दूरी डी के बराबर। अब किसी ने क्या किया कि इस लूप को इस एक्सिस के अबाउट फ्लिप कर दिया, इस एक्सिस के अबाउट 180 डिग्री फ्लिप कर दिया, घुमा दिया, इसको अपने हाथ से पकड़ा और ऐसे घुमा दिया, तो उसको वर्क करना पड़ेगा क्योंकि इसके मैग्नेटिक फील्ड में फ्लक्स चेंज कर रहा है। लिखो तो, और एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फाइंड वर्क डन ऑफ एक्सटर्नल एजेंट, फाइंड वर्क डन ऑफ एक्सटर्नल एजेंट, find work done of extra agent to rotate, find work done of extra agent to rotate this frame by 180 degree, find work done of external agent to rotate this frame by 180 degree, assuming current I1 constant, assuming current I1 constant। तो ये I1 constant ना, इसमें ना एक करंट सोर्स लगा होगा, अब मैंने एक बताया था करंट सोर्स लगेगा तो करंट कांस्टेंट रहेगा, मतलब तुम्हारे रोटेट। अच्छा बताओ, अगर ये करंट सोर्स नहीं होता, नहीं होता तो ये करंट घटता या बढ़ता? इसकी फील्ड देखो किधर आ रही है, इधर आ रही है, नहीं इसमें एक बैटरी तुमने लगा दिया, उस बैटरी की वजह से बैटरी की इमेज कांस्टेंट है, उसकी वजह से इसमें करंट I1 फ्लो कर रहा था, और इसका मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से दिखा रहा हूं, करंट बढ़ता घटता, एकदम करंट बढ़ता, क्योंकि फ्लक्स घटता तो इसी सेंस में फिर बढ़ा देता, तो करंट को इंक्रीज करना पड़ेगा। बट ये जो करंट सोर्स है वो जो करंट बढ़ रहा था उसको कम करके कांस्टेंट कर देगा। करंट सोर्स एक ऐसा एजेंट है दैट इज यूज्ड टू मेक कांस्टेंट करंट इन अ सर्किट, किसी कॉज की वजह से अगर करंट बढ़ रहा है तो वो अपनी ईएमएफ को घटा के करंट को कम कर देगा, और करंट घट रहा है तो अपनी ईएमएफ बढ़ा देगा। सही है? हाँ, सही है ना? पढ़े थे इसी सर्किट, इसी नहीं करंट में पढ़े थे ना, ऐसा बनाए थे हम लोग तीर, और कहा था करंट सोर्स एक ऐसा सोर्स है जो करंट को कांस्टेंट रखता है। सही है? अब पता करना है आंसर कितना होगा। तो अब हम इस कंडीशन का, तो हमारा जो वर्क डन होगा दिस इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ आई डी फाइव, अब इसको कर दो इंटीग्रेट, ये इनिशियल फ्लक्स और ये फाइनल फ्लक्स जब इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, तो ये बनेगा आई इज टू डेल्टा फाइव, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट इज आई इंटू डेल्टा फाइव। अब हमारा काम है आई की जगह पे क्या लिखेंगे, आई वन,
I1 डेल्टा फाई, बस डेल्टा फाई निकालेंगे, आंसर चाहिए। डेल्टा फाई के लिए जो हम इनिशियल फ्लक्स लिखेंगे वो इंटीग्रेट करेंगे, वो आएगा यहाँ से x डिस्टेंस पे जाएंगे और एक dx का स्ट्रिप लेंगे, एक dx का स्ट्रिप लेंगे, सही है। और इस dx की स्ट्रिप पे जो फ्लक्स आएगा इट इज म्यू नॉट I2 डिवाइड बाई 2πx इनटू ये वाला एरिया, ये लेंथ a है, ये dx, ये बनेगा a dx। नाउ इंटीग्रेशन d से लेके d प्लस a तक, यहाँ से इनिशियल फ्लक्स आएगा म्यू नॉट I2 डिवाइड बाई 2π a ln d प्लस a अपान d, ये इनिशियल फ्लक्स बन गया, सही है। अच्छा बताओ, जो मैं फाइनल फ्लक्स लिखूंगा वो इसी कॉन्सेप्ट से आ जाएगा म्यू नॉट I2a अपान 2π ln d प्लस 2a अपान d प्लस a, सही है, एकदम गलत है, बिकॉज ऑफ एरिया वेक्टर। एक क्वेश्चन में एरिया वेक्टर एक ही होता है, तो अगर तुमने इस लूप का एरिया वेक्टर अंदर दिखाया ना और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो बी डॉट ए पॉजिटिव, फ्लक्स तो बी डॉट ए ही होता है, तो बी डॉट ए पॉजिटिव तुमने लिख दिया, पॉजिटिव है। अब तुमने इस लूप को फ्लिप कर दिया 180, तो एरिया वेक्टर इधर आ गया, लेकिन अभी भी उसका मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो बी डॉट ए नेगेटिव बन गया, तो इस पूरी वैल्यू पे नेगेटिव साइन लगेगा। नहीं, एक रिफरेंस, इनिशियली तुम्हारी मर्जी है, अगर तुम इसको बाहर मानते, फ्लक्स में बी डॉट ए बाहर मानते तो ये नेगेटिव है पॉजिटिव, अंतिम आंसर सेम रहता। हाँ, एरिया वेक्टर का ये कोई इशू नहीं है कि तुम अंदर मानोगे कि बाहर मानोगे, लेकिन एक बार अंदर मान लिया, हाँ, तो रोटेट करेंगे तो फिर वो बाहर ही आएगा, और अगर ये बाहर होता तो रोटेट करता तो अंतिम अंदर जाता। तो डेल्टा फाई तो चाहे किसी मानो प्लस प्लस ही आएगा, तो जो डेल्टा फाई बना हमारे इस क्वेश्चन के अंदर, डेल्टा फाई वो बनेगा म्यू नॉट I2 a अपान 2π कॉमन और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बनेगा ln, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, d प्लस ए कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा d प्लस 2a डिवाइड बाई d। अब इसको उठा के हम यहाँ पर, क्या कोई बात नहीं, हमें मैग्नीट्यूड से मतलब हमें वक्त तो करना ही पड़ेगा, हमें मैग्नीट्यूड निकालेंगे, जिसको उठा के तुम यहाँ पे रख दो, ये आंसर। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ, सही है, ठीक है ना। 90 डिग्री घुमाया होता तो वो जीरो हो जाता, नहीं 90 डिग्री घुमाता तो जीरो नहीं होता, वो अलग ही इंटीग्रेट करना पड़ता, और वो इंटीग्रेशन के लिए कॉस्ट कंपोनेंट्स आता। जब ये ऐसे जाएगा तो यहाँ से एक्स पे dx के स्ट्रिप, फिर इस लाइन का ऐसे परपेंडिकुलर, फिर उस परपेंडिकुलर का ये वाला कंपोनेंट, फिर dx, फिर इंटीग्रेशन ऐसे, फिर सब्ट्रैक्ट होता, सही है। अब वापस सेल्फ इंडक्टेंस में, ये दोबारा समझाऊं क्या, 90 डिग्री पे जाता तो ये वायर था, अगर ये ऐसे हो जाता, हाँ, तो अब अगर इसका फ्लक्स निकालना हो तो कैसे निकलेगा, एक्स पे dx के स्ट्रिप और इस करंट के बेस यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, फिर उसका ये वाला कंपोनेंट लेंगे, फिर दिस बी इनटू दिस एरिया, फिर इंटीग्रेशन जीरो से दिस, अब वो फ्लक्स आएगा, क्या, अरे इसको देखोगे तुम ऐसे दिखेगा ना, ये करंट ऐसे दिखेगा और ये एरिया ऐसे दिखेगा ना, ये ऐसे दिखेगा, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे ऐसे बनेगा, तो इस फील्ड का एक कंपोनेंट इधर आएगा, फिर इंटीग्रेशन, ठीक है, और ये सब आ सकते हैं सब,